इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करते करो। अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, फिर हमने बाद में पढ़ाई की तरफ बातें बहुत ज्यादा होगी। थैंक यू हमजा, जजाकल्ला। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक पढ़ा था और सीकेडी पढ़ा था, हाँ याद आ गया मुझे। अच्छा, जो आज स्टार्ट करेंगे ना वो रेनल स्टोन स्टार्ट करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं ना, ये भी एमसीक्यू जाता है। चार टाइप्स के स्टोन होते हैं, कैल्शियम होता है, अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट होता है, यूरिक एसिड और सिस्टीन। ये आपने बेसिक्स में ये बातें पढ़ी तो होंगी ना साथ साथ। ठीक है। चार टाइप के स्टोन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, हाँ जी, शाबाश, बेसिक्स में भी क्वेश्चन। स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, ओके जी। कैल्शियम, वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन टाइप होता है। अगर आपसे पूछा जाए अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कौन सा आता है, तो आपने बताना कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि बच्चों आपके चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कौन सा स्टोन होता है, तो आपने बताना कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अगर चिल्ड्रन में पूछा जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट, और वैसे अगर पूछा जाए, नहीं मोस्ट कॉमन में से भी पूछा जाए ना, एक कैल्शियम ऑक्सलेट होता है हमारे पास, एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट किस में होता है बच्चों, आपके चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम में से स्पेसिफिकली पूछा जाए। एक मिनट। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले अब बात आती है कि ये स्टोन बनता कैसे है, क्या क्या ऐसी कॉजेज है जो आपका स्टोन करवा सकता है। ठीक है। अब आपको उसके वो क्लिनिकल फीचर तो पता है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास किसी को ये स्टोन हो गया, तो उसको क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। उसके फ्लैंक रीजन पे पेन होगी, क्योंकि किडनी किधर होती है भाई, फ्लैंक एरिया पे तो आपकी किडनी होती है। किडनी की क्या लोकेशन होती है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एब्डोमेन? किडनी की लोकेशन किस लेवल पे होता है किडनी, किसी को पता है? किस रीजन पे होती है, इस तरह बता दो। राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन पे होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसके वर्टिब्रा का क्या लेवल है, तो आपने बताना T11 से लेके L2 तक। ठीक है, ये इसका वर्टिब्रा लेवल है। अभी ये पता नहीं L2 है या L4 है, ये मैं आपको ना देख के बता दूंगा, मेरे ख्याल में ये L2 ही है। ठीक है। स्टार्ट ये T11 से होती है, बस इतना याद रखें आप। ओके। फ्लैंक रीजन पे होती है, लेफ्ट लंबर रीजन इसका वो है अकॉर्डिंग टू एब्डोमेन की बात करें, और राइट लंबर रीजन पे होती है। फ्लैंक रीजन पे पेन होगी इसके अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर क्या होगा, हीमाचूरिया होगा। ठीक है। तीसरा एग्जामिनर लिखेगा टेंडरनेस होगी यूनिलेटरल, क्योंकि अगर तो एक साइड साइड का स्टोन हुआ ना, तो यार कॉमन सी बात है, सिर्फ एक साइड पे ही पेन होगी, दोनों साइड्स पे नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यूनिलेटरल टेंडरनेस देखेंगे इसके अंदर। कहाँ पे देखेंगे, फ्लैंक रीजन वाले जगह पे देखेंगे। साथ एग्जामिनर मेंशन करेगा इसको हीमाचूरिया। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम में आते हैं। और साथ वो बता देगा जिसके अंदर ये हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है या इसको कीमोथेरेपी की हिस्ट्री है, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सलेट की हम आगे कॉजेज डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर लिख लें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की क्या फाइंडिंग होती थी। अगर किसी के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, शाबाश, जल्दी जल्दी बताते रहिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंडो के अंदर। कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, वेरी गुड। जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा तो भाई कैल्शियम क्या है, एक सोल्यूट है ना। तो जब सोल्यूट का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो क्या स्टोन नहीं करवा सकते, तो भाई वो स्टोन करवा सकता है, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अच्छा, एक ना सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म भी करवा सकता है। किसी को पता सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कैसे करवा देगा? शाबाश, ये आपकी बुक पे बात मेंशन नहीं है, वहां पे लिख लीजिएगा। सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म किस तरह करवाएगा स्टोन आपके? यार कॉमन सी बात है। सेकेंडरी हाइपर हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर पता क्या होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर रहा होता है, फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है, हमारा जो इसके साथ कैल्शियम का लेवल डिक्रीज, फॉस्फेट का लेवल इसके अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज करेगा। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की फाइंडिंग ये होती है। किडनी पे इशू होता है, वेरी गुड। अब देखें, मैंने कहा कि जी कैल्शियम अगर बॉडी में ज्यादा होता भी स्टोन होता है। और भाई ऐसे नहीं होता, कैल्शियम कम भी हो ना बॉडी में फिर भी स्टोन हो जाता है। कैसे? जो आपका ऑक्जालेट होता है ना, नॉर्मली पता क्या आता है, कैल्शियम और ऑक्जालेट मिलते हैं और क्या करते हैं कि आपके स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होने देते। ठीक है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम रह जाएगा ना, तो इसकी वजह से ऑक्जालेट का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब आपके ऑक्जालेट का लेवल बढ़ जाएगा, ये फ्री फॉर्म में पड़ा होगा ये आपके पास, ये भी स्टोन करवा सकता होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम ही स्टोन करवाए। ठीक है, कैल्शियम का काम ये होता है कि इसके साथ मिल जाता है और इसको स्टोन की फॉर्मेशन नहीं करने देता।
जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है भाई, आपका ऑक्सलेट फ्री फॉर्म में पड़ा होता है, वो भी क्या करवा देगा, स्टोन करवा देता होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसकी ना, इसकी शेप पूछी जाती है कि इसकी शेप किस तरह की होती है स्टोन की। तो आपने बताना जो इसकी शेप होती है ना, वो डंबल शेप होती है। ठीक है, स्टोन की क्या शेप होती है, डंबल शेप होती है। ये भी एक एमसीक्यूज आ जाता होता है कि इसकी किस तरह की शेप होती है, तो आपने बताना डंबल शेप होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रोन डिजीज वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, देखें। क्रोन डिजीज वाले पेशेंट के अंदर पता क्या आता है, जो आपका ऑक्सलेट होता है ना, एट द लेवल ऑफ इलियम, ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। जितना ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उतनी ही ज्यादा ये क्या करेगा बच्चों, स्टोन की फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा करेगा। ठीक है, इसीलिए क्रोन डिजीज या इलियल डिजीज कोई भी है, उसको टर्मिनल इलियम पे कोई भी मसला आ रहा है, उस पे उसके अंदर क्या होगा, मोस्ट लाइकली डिजीज कौन सी होगी, क्रोन डिजीज होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सलेट की बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं होगी। ऑक्सलेट की बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं होगी तो इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, ऑक्सलेट का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। जितना ऑक्सलेट का लेवल बॉडी में बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, स्टोन के चांसेस ज्यादा होंगे। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया, क्रोन डिजीज भी बता दी, या कोई और इलियल डिजीज हो सकती है कोई भी। तीसरी इसमें आप इंपॉर्टेंट बात लिख लें, ये आइडियोपैथिक भी होता है। जरूरी नहीं कि कैल्शियम इसमें बढ़े तब ही हो, ये आइडियोपैथिक अननोन रीजन की वजह से भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकता है। एमसीक्यू आता है मोस्ट कॉमन कौन सा स्टोन है, तो आपने बताना है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन स्टोन है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर आगे डिस्कस करें। ओके जी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट लिख लें यार। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या, अच्छा सबसे पहले ना इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है, इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है कैल्शियम ऑक्सलेट वाले को। यार सबसे पहले हम बॉडी में कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सलेट का लेवल इसके अंदर चेक करेंगे, साथ इसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, किसका, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, साथ, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम इसने हमने इसमें क्या किया, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया या एक्सरे किया, हमें पता चल जाएगा स्टोन का। शाबाश, हमें स्टोन का पता चल सकता है। वहां ना से जवाब दे दो, पता चल जाएगा यार, ये रेडियो पैक इन नेचर होता है। ठीक है, जितने स्टोन आपके रेडियो पैक इन नेचर होते हैं ना, वो आपके अल्ट्रासाउंड पे उसका पता चल जाता है, वो दिखाई दे देते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, रेडियो पैक इन नेचर बोला हुआ है। ठीक है, बस यही था इसका फाइंडिंग। अगर इस अल्ट्रासाउंड पर ना पता चले तो फिर हम सीटी स्कैन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये है कि अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता होता है स्टोन का। ठीक है, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, इसके अंदर थायराइड डायूरेटिक्स देने। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने बोला कि कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में स्टोन होगा, साथ आप कह रहे हैं थायराइड डायूरेटिक्स से दें। थायराइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं करते। यही मैंने आपको बताया ना कि थायराइड क्या करते हैं, कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है मेरे पास हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, ठीक है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था उसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, तो मुझे आप ये बताएं क्या उसके अंदर मैं थायराइड डायूरेटिक दे सकता हूँ। शाबाश, बताएं जरा, थायराइड डायूरेटिक्स दे सकता हूँ, बताते जाएं। यार मैं नहीं दूंगा उसके अंदर थायराइड डायरेटिक्स। क्यों, देखिए मेरी बात सुने, कैल्शियम का तो पहले ही लेवल ज्यादा है, तो कैल्शियम का ऑलरेडी लेवल ज्यादा, वो एक सोल्यूट है। मैं बाहर से और दूंगा, वो ज्यादा स्टोन की फॉर्मेशन करेगा उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ से आप अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, तो फिर हमारी बुक पे लिखा हुआ कि हमने थायराइड देने हैं इसके अंदर ना, थायराइड डायूरेटिक देने हैं, तो फिर हम वो क्यों देंगे। आपने बताना है कि बच्चों जब ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाए ना बॉडी में, ठीक है, उस केस में हमने क्या करना है, थायराइड डायूरेटिक देने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, जब ऑक्सलेट और कैल्शियम आपस में मिलते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोन की फॉर्मेशन को कम कर रहे होते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्रोन डिजीज है, उसकी वजह से ऑक्सलेट का लेवल बढ़ गया उसकी बॉडी में, मैं उसको फिर थायराइड डायूरेटिक्स दूंगा ताकि स्टोन की फॉर्मेशन कम हो जाए। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई। साथ में ये कहूंगा कि यार फ्लूइड इंटेक ज्यादा से ज्यादा करे अपना। ठीक है, 2 लीटर से ज्यादा पानी रोजाना आपने पीना है। ठीक है, फ्लूइड इंटेक ज्यादा ज्यादा करे, और जो सोल्यूट की क्वांटिटी लाइक जो सोडियम वगैरह है वो जरा कम ले अपना। ठीक है, अपनी वाटर क्वांटिटी बढ़ा दे। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो क्या करता है, स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है कि साइज क्या है इसका, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते होते हैं इसका। ठीक है, अच्छा ये वाला रिपीट कर दूं, मैंने आपको बोला कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जी थायराइड डायूरेटिक्स देंगे इस पेशेंट के अंदर ना, ट्रीटमेंट में ये लिखा हुआ था। अब इसकी कॉज में हमने ये भी पढ़ा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी आपका क्या करवा देता है, स्टोन करवा देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी में क्या करता है, ये कैल्शियम का लेवल ज्यादा करता है, हमने यही पढ़ा था ना। तो कैल्शियम क्या है, एक ऐसा सोल्यूट नहीं है, तो जितना सोल्यूट उसके अंदर और जाएगा उतनी स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होगी।
शाबाश बताते जाए, उतनी स्टोन की फॉर्मेशन होगी। अब आप मेरे से क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर आपने कहा कि थायराइड डायूरेटिक्स देने हैं, ठीक है, थायराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसने बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना होता है। तो सर ये ज्यादा स्टोन नहीं कॉज करवाएंगे? ओ भाई करवा सकते हैं। हमने फिर किस पेशेंट के अंदर देना है? जिसके अंदर ऑक्सलेट का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, ऑक्सलेट का लेवल जिस पेशेंट के अंदर ज्यादा हो उसके अंदर हमने क्या देना है? थायराइड डायूरेटिक्स देने होते हैं। अब इसके अंदर थायराइड डायूरेटिक्स क्यों देंगे? यार उसके देने की रीजन ये है कि जब बॉडी में ऑक्सलेट का लेवल बढ़ता है ना, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इस पेशेंट के अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट वाले पेशेंट के अंदर, हम बाहर से जब उसको थायराइड डायूरेटिक्स देंगे ना, तो थायराइड डायूरेटिक्स क्या कहते हैं? कैल्शियम को रिटेन करते हैं बॉडी में, मैंने आपको ये बताया। तो जितना कैल्शियम रिटेन होगा बॉडी में उतना ऑक्सलेट के साथ मिलेगा, जितना कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलेंगे इनकी एक्सक्रीशन बॉडी से उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए क्या करना है हमने? ऑक्सलेट अगर किसी की बॉडी में बढ़ रहा है तो उस केस पे हमने बाहर से कैल्शियम देनी है ताकि उसके स्टोन को ज्यादा ये क्या करें? कम बने, ठीक है। हफ्सा समझ आई? कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में मिल जाएंगे और फिर वो बॉडी से निकल जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखें। ओके जी, अगर समझ में आ गई ठीक है, ओके जी ओके। साथ इसमें इसमें लो सोडियम डाइट देंगे इसके अंदर, उसको साथ ये देंगे थायराइड डायूरेटिक्स देंगे, फ्लूइड इनटेक उसका 2 लीटर से ज्यादा बढ़ा देंगे। बच्चों जो हमेशा याद रखना ना, ये जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपका सर्जरी का टॉपिक है मेन ना। स्टोन के साइज पे सारा इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर लेस देन 5 mm है तो फिर क्या होगा? लेस देन 10 mm तो फिर क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे? अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा तो फिर क्या करेंगे? ये अभी हम ना पहले सारे डिस्कस कर लें स्टोन, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? शाबाश बताते जाइए, नहीं तो फिर अगला स्टार्ट करते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन क्या होता है। अच्छा, अब नाम से ही पता चल रहा है अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन, ये आपने ऑलरेडी बेसिक्स में भी पढ़ा है कि अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन के अंदर क्या होता है कि भाई जिसके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो ना, कौन सा इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये उसके अंदर स्टोन बनने के इसके ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा काम क्या करता है? ये आपके पीएच को इंक्रीज कर देता होता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है कि अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन क्या करते हैं, तो आपने बताना है कि ये पीएच को इंक्रीज कर देते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? स्टुवाइट स्टोन भी हम इसको बोलते होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्यों क्या करते हैं बेसिकली, इसमें कौन कौन से ऐसे पैथोजन है जो आपको अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन करवा सकते हैं। शाबाश, पता है किसी को? एक तो है क्लेब्सिला, दूसरा मेन इसमें कौन कौन सा हो सकता है बताएं? प्रोटियस मिराबिलस पढ़ा था। ये क्या करते हैं? ये दोनों आपके यूरिन को क्या करते हैं? अल्कली कर रहे होते हैं। अब ये बेसिकली अल्कली करते कैसे हैं? क्वेश्चन ये आता है कि यार आपने पढ़ लिया आपका क्लेब्सिला, आपका ये प्रोटियस मिराबिलस, ये यूरिन को क्या करते हैं? इसकी पीएच बढ़ा देते हैं, अल्कलाइन यूरिन कर देते हैं। कैसे? क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि ये आपके यूरिएज एंजाइम का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं। अगर यूरिएज एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिया ज्यादा से ज्यादा आगे आपका अमोनिया के अंदर चेंज होगा, और ये क्या करवा देगा आगे जाके? बॉडी में जो पीएच होगी उसको क्या कर देगा? अल्कलाइन करवा देगा। ये वाली बात समझ में आ गई? शाबाश बताते जाएं। अगर किसी को नहीं आई तो फिर भी बता दे, मैं एक दफा रिपीट कर दूंगा। रिपीट कर दूं? अच्छा स्टार्स देखो, हमने हर जगह पढ़ा ये क्या करता है? अल्कलाइन यूरिन कर देता है। अब हमेशा मैंने आपसे पूछा कि हर चीज के पीछे ना एक रीजन होती है, वाई। बुक्स के ऊपर से तो आपने पढ़ लिया कि ये क्या करता है? अल्कलाइन कर देता है यूरिन को। देखें, ये इस तरह करता है कि ये जो हमारे पास दो पैथोजन होते हैं ना, प्रोटिस मिराबिलस, ठीक है, और एक क्लेब्सिला, ये दोनों पता क्या करते हैं? ये दोनों आपका एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है यूरिएज एंजाइम। अब ये यूरिएज पता क्या करता है? ये आपके ना जो वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है उसको आगे कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जब ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया क्या करता है? अमोनिया जाके जो आपकी पीएच है ना यूरिन को, उसको इंक्रीज करवा देता है, उसको अल्कली करवा देता है। अब समझ में आई कि अल्कली क्यों करवा देता है? हाँ जी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन के अंदर आपकी जो अब वो होती है पीएच होती है वो अल्कली क्यों होती है, फिर आपने प्रॉपर ये वाला आंसर देना है कि भाई ये यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। जी, इसको ट्रिपल फास्फेट स्टोन भी बोलते हैं, इसको स्टुवाइट स्टोन भी बोलते होते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स ना, लाइक सिस्टीन से भी बड़ा इसका साइज होता है। इसका साइज कैल्शियम ऑक्सलेट भी बड़ा होता है। अगर पूछे तो लार्जेस्ट किडनी स्टोन कौन सा होता है, तो फिर भी आपने बताना मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, इसको हम ट्रिपल स्टोन भी बोलते होते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये वाली बात?
ओके जी। अच्छा, अब ये बन क्यों रहे थे? मैंने कहा था कि इन्फेक्शन की वजह से बन रहे हैं ना। तो हम भाई ऐसी चीजें नहीं देंगे, ऐसे ड्रग्स नहीं देंगे जिसकी वजह से क्या हो कि पहले के बॉडी में इन्फेक्शन की रेशो कम होना है, यूटीए उसको पहले ट्रीट करेंगे। ठीक है। फिर इसका जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो स्टोन के साइज पे डिपेंड करेगा कि स्टोन का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करेंगे या इसको रिमूवल करेंगे। अगर तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो बॉडी में इन्फेक्शन की रेशो कम करेंगे, यूटीआई हो रहा है तो अगर आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, शाबाश। यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस बता दो। पढ़ा नहीं बेसिक्स में? अभी अभी परसों तो आपने टेस्ट दिया यार। यूटीआई में ड्रग ऑफ चॉइस, ये तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाँ जी शराज, हफ्सा, फातिमा, अजवद, हमजा, वो कोई एक तुक्का ही ला दो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है यार। फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप के ड्रग देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अगर आपसे पूछा जाए एक पेशेंट है वो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, साथ वो प्रेग्नेंट भी है, तो फिर कौन सी देंगे? ये जो आपकी होती है ना, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये टेट्रोजेन एज अ टेट्रोजेनिक होती है। अगर तो पेशेंट प्रेग्नेंट है फिर हम उसके अंदर नहीं देते। अगर तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये पूछे, वो सारी हिस्ट्री देते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, उसको फीवर है, उसके फ्लैंक रीजन पे पेन है, हर चीज मेंशन करके पूछे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी प्लस प्रेग्नेंट है, तो आपने बतानी है सेफलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग देते हैं। ठीक है। एम्पिसिलिन भी दे सकते हैं लेकिन उससे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए फिर क्या देते हैं, सेफ्लोस्पोरिन देते हैं। अच्छा, ये टॉपिक से हटके था, छोड़ दो इस बात को। हमने यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे और क्या करेंगे, सर्जिकली स्टोन को रिमूव कर देंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड स्टोन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, पहले तो मुझे ये बताया ना यूरिक एसिड स्टोन की रीजन क्या होती है, किसी को पता है? यूरिक एसिड स्टोन की, ये वाला एमसीक्यूज आ जाता है यूरिक एसिड वाला। यार मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, याद है किसी को? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। हाँ, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जब भी बॉडी में आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए ना, तो उसकी वजह से पता क्या होता है, यूरिक एसिड स्टोन हो जाते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होगा इसमें जी। ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको गाउट हो रहा है ना, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, जब आपका विटामिन B3 एक्सेस अमाउंट में भी कंज्यूम कर लेते हो ना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। एक रीजन ये लिख लें, एक्सेस विटामिन B3 यूज करने की वजह से। दूसरी इसके अंदर लिख लें, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो रहा है, अगर अब किसी पेशेंट के अंदर ट्यूमर हो गया, अब वो क्या कीमोथेरेपी पे है, जब वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे है, उसकी वजह से उसके सेल्स की ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा होगी। जितने सेल्स की ब्रेकडाउन होगी, सेल्स के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड रिलीज होगा, बॉडी में लेवल उसका इंक्रीज करेगा, यूरिक एसिड स्टोन करवा देगा। समझ आ गई? ये ऑलरेडी एक दफा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके जी, ओके। ठीक है, अगर ये वाली आपको लुकीमिया वाली बात या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम वाली बात समझ में आ गई ना आपको सबको, बस यूरिक एसिड का लेवल इसके अंदर बढ़ता होता है, बस इतना याद रखना, वो स्टोन करवा देते हैं। अच्छा, इसमें क्या एमसीक्यूज आता है कि जो हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन अगर किसी के अंदर हो गया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट कौन सा होगा इसके अंदर? हाँ जी, पता है किसी को? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। पता नहीं आप लोगों ने बेसिक्स वाला टेस्ट कैसे दिया यार, पढ़ के नहीं दिता। वेरी गुड अजबत। नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन यूरिक एसिड स्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डबल टिक कर लें इसको। ठीक है। अगर तो यूरिक एसिड स्टोन की हिस्ट्री के साथ आ रहा है, वो बताएगा पेशेंट है वो क्या है, कीमोथेरेपी पे, रेडियोथेरेपी पे है, रेडियोथेरेपी की वजह से अब उसके फ्लैंक रीजन पे पेन हो रही है, हिमाचूरिया हो रहा है उसको। ठीक है, यूनिलेटरल उसको फ्लैंक पेन हो रही है, ये मेंशन करेगा। साथ वो कहेगा कि जी इसके अंदर वो मेंशन कर देगा कि उसके जो बिग टो है उसके अंदर भी पेन हो रही है। इसका मतलब पेशेंट को गाउट है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है इसके अंदर, वो जाके यूरिक एसिड स्टोन करवा रहा है, इसीलिए पेन हो रही है इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, यूरिन इसके अंदर ना यूरिनरी पीएच क्या होगी, अब इसके अंदर एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि जितना भी आपको ये यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह ना, ये आपकी यूरिन की क्या करती है, पीएच को डिक्रीज करती है, एसिडिक करवा रही होती है ना।
इसीलिए इसके अंदर क्या होगी, पीएच कम होगी, एसिडिक पीएच होगी इसके अंदर। पहली इंपॉर्टेंट बात। इसीलिए आपने क्या करना है, इसके अंदर हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा देनी है ताकि उसका यूरिन क्या हो जाए, अल्कली हो जाए। दूसरा बात ये कि बताना है जी, रेडियोल्यूसेंट बोलते होते हैं जो अब आपके वो नजर ना आए ना, रेडियोल्यूसेंट इन नेचर होते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा वो क्या होगा, नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन होगा। ये एक्सरे पे नजर नहीं आ रहे होते, इसीलिए एक्सरे अल्ट्रासाउंड दोनों पे नहीं आते। इसीलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन करते होते हैं। इसके अंदर पीएच कम होगी, इसके अंदर एसिडिक के नेचर होगा, हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, अब आपको पता है अगर पेशेंट के अंदर गाउट है, तो गाउट के अंदर हम कौन सा क्रोनिक गाउट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये भी एमसीक्यूज लिखें। ये तो पता होगा ना, क्रोनिक गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी गुड शिराज, एल्यूप्रानोल देते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये क्या करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, गाउट की इसके अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ही नहीं होने देती। ठीक है। बस ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे देखेंगे कि यूरिक एसिड बनता कैसे है ना। इसीलिए क्या करेंगे, एलिप्रेनॉल देंगे इसके अंदर। यहाँ तक सबको समझ आ गई, शाबाश। लास्ट पे अब आपका रह जाता है सिस्टीन। सिस्टीन स्टोन सबसे ज्यादा रेयर होते हैं और किसके अंदर कॉमन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होते हैं। अगर वैसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में कौन से हो रहे हैं, कैल्शियम इसके अंदर कैल्शियम के लेवल की वजह से, तो आपने बताना कैल्शियम फास्फेट। अगर वैसे पूछे तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है बच्चों में, तो आपने बताना है सिस्टीन स्टोन सबसे ज्यादा बच्चों में होती है। इसके अंदर भी क्या होता है कि पीएच कम होती है। क्यों यार, इसके अंदर कुछ आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी में रीअब्सॉर्ब भी नहीं हो रही होती है। ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर लिखें सिस्टीन। इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता, मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि उसमें लिखा, इन्होंने सारे ना अमाइनो एसिड मेंशन किए हुए थे, साथ उन्होंने कंप्लीट उसके स्टोन की ना क्लिनिकल फीचर बताए हुए थे। और कहा था कि अगर उसके अंदर सिस्टीन है तो कौन सा अमाइनो एसिड एब्सेंट होगा, मतलब एक उसमें आंसर ठीक था, बाकी सारे गलत थे ना। सिस्टीन, लाइसीन हो सकता है इसके अंदर। हाँ जी, और कौन कौन से होते हैं बताते जाएं, सिस्टीन, लाइसीन, बाकी आर्जिनिन, और वेरी गुड, ऑर्निथीन होते हैं। ठीक है। ये अब आपके एब्जॉर्ब नहीं होते, जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगे तो ज्यादा से ज्यादा किधर जाएंगे, और भाई यूरिन में जाएंगे। जितना यूरिन में जाएगा उतना पीएच कम नहीं करेगा, एसिडिक नहीं करेगी, उतनी पीएच क्या करेगी, एसिडिक, एसिडिक होगी इस पेशेंट के अंदर। इसके अंदर भी क्या करना है, हमने यूरिन को क्या करना है, सबसे पहले अल्कली करना है। क्या करेंगे, हाइड्रेशन देंगे उसको, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देंगे। साथ उसको हम के क्या कहेंगे कि कुछ चिलेटिंग एजेंट्स यूज करो। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, इनकी रिटेंशन करवाएंगे भाई बॉडी में। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो अमाइनो एसिड की रिअब्जॉर्प्शन होती है किस लेवल पे होती है, किसी को पता है, किडनी के किस लेवल पे होती है। वेरी गुड सिराज, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे होती है। ये भी एमसीक्यू आता होता है, लिख लें। आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट हो गया है तो भाई इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएंगे और क्या करेंगे, अल्कली करेंगे, सॉरी एसिडिक करेंगे। हाइड्रेशन देंगे, स्टोन का साइज देखेंगे कितना है, फिर उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सबको। अच्छा, इसके ना ट्रीटमेंट प्लान लिख लें, थोड़ा सा सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर तो उसका लेस देन, अच्छा ओके, अगर तो उसका लेस देन 4 mm से स्टोन है ना, तो वो खुद ही पास कर देगा, उसको हम कहेंगे जी फ्लूइड इनटेक ज्यादा से ज्यादा करे। अगर तो उसका 6 mm से ज्यादा है तो वो भी भाई खुद ही पास कर देगा। हमने अब जाके ट्रीटमेंट कब देना होता है, अब हमेशा बात याद रखनी है कि जब आपका स्टोन का साइज कितना हो, 5 mm से ज्यादा हो ना, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने लिथोट्रिप्सी देनी करनी है। बाहर से शॉक वेव्स देंगे, उस स्टोन को तोड़ देंगे, फिर वो यूरिन से इजीली पास कर देगा। ठीक है, उसका साइज कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी क्या आता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी नहीं पड़ी थी आपने, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करेंगे कब, कितना स्टोन का साइज हो के वो पास नहीं करेगा। अगर आपने उसको लिथोट्रिप्सी भी की, उसको तोड़ा भी, फिर भी वो पास नहीं कर रहा, आपने बताना है greater than 2 cm। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अभी मैं आपको प्लैब का ये वाला एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, उसके अंदर आया हुआ था कि अगर उसका 20 mm से ज्यादा या 2 cm से ज्यादा साइज है ना, तो फिर उस पेशेंट के अंदर हमने क्या करनी है, परक्यूटेनियस लिथोटमी करनी होती है। अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, उसको सर्जिकली ट्रीट करना होता है। हाँ जी, समझ आ गई, ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया। आगे स्टार्ट करें अगला टॉपिक। ओके जी। ओके, अगर फिर ये वाला समझ में आ गया
ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। पता क्या करते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कर लेते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ना दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एडल्ट में होती है, और एक होती है आपके इन्फेंट में होती है। इन्फेंट में कौन सी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है कि डोमिनेंट होती है? शाबाश। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपने याद रखना कि मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। किधर? किडनी के अंदर आपकी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। ड्यू टू अननोन रीजन। रीजन क्या होगी, इसके अंदर कुछ जेनेटिक इशू होगा, उसकी वजह से ज्यादा आपकी किधर बनेगी, सिस्ट बनेगी, किडनी के अंदर बनेगी। उसने आगे इसको ना दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो रिसेसिव होता है, आपने याद रखना, हमेशा किसके अंदर होगा, इन्फेंट के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। जो आपका ये डोमिनेंट होगा, ये किसके अंदर होगा, ये आपका एडल्ट्स के अंदर कॉमन होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया, इसके अंदर क्या क्या इशू हो सकता है, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर साथ में और क्या होगा, हिपैटिक फाइब्रोसिस हो रही होगी, ठीक है। उसके लिवर पे जरूर कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता। ये बाकी चीजों के साथ जाके एसोसिएट करती है, आपके ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, आपके लीवर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे जैसे ये सिस्ट बढ़ेगी, इसके ज्यादा से ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई एग्जैक्ट अभी तक कॉज किसी को भी नहीं पता कि साथ लीवर को क्यों इन्वॉल्व कर रही है, और ब्रेन को क्यों साथ इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर किसी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो आपने बताना है कि ये जाके आपकी हिपैटिक फाइब्रोसिस करवा सकती है। अगर हिपैटिक फाइब्रोसिस होगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन भी ये करवा सकती है। और क्या करवा सकती है, हम एक डिजीज पढ़ेंगे बेसिक्स के अंदर, आपने पोर्टर सीक्वेंस पढ़ा है, याद है किसी को पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है? शाबाश। पोर्टर सीक्वेंस याद है किसी को? हाँ, वही ट्विस्टेड, ये सारे पोर्टर सीक्वेंस वाले इसके अंदर फीचर आएंगे। ये आपने एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर पढ़ा होगा ना कि पोर्टर सीक्वेंस के अंदर क्या होता है। इसके नाम से निमोनिक्स से, याद है किसी को? पी से क्या हो रहा था, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो रहा था, याद है कि कोई नहीं याद? ठीक है, और क्या हो रहा था साथ इसके अंदर, ओ से ओलिगो हाइड्रोमिनोज हो रहा था, ठीक है। और क्या हो रहा था, ट्विस्टेड फेस होता था इसके अंदर, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट होता था, रेनल फेलियर हो रहा होता था ना, ये सारे। अगर किसी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो वो क्या करवा सकती है, पोर्टर सीक्वेंस भी ज्यादा से ज्यादा करवा सकती होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, पोर्टर सीक्वेंस के फीचर मेंशन करेगा, साथ लिख देगा पॉलीसिस्ट इसके वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, साथ कहेगा कि मैंने सिस्ट देखी किडनी में, तो आंसर पूछेगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि डोमिनेंट। आपने बताना है ये रिसेसिव है। अच्छा, हाँ, स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, हाइपरटेंशन तो कॉमन होगी ना। हाइपरटेंशन क्यों कॉमन होगी भाई, रेनिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, हाइपरटेंशन दोनों में कॉमन होगी, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आपने बताना है इसके अंदर हीमाचूरिया हो सकता है, साथ इस पेशेंट के अंदर और क्या होगा। अगर किसी के अंदर डोमिनेंट कॉज है, तो आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर बेरी एनोरिज्म हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लें। वो पूछता है ऑटोसोमल डोमिनेंट की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, बेरी एनोरिज्म करवा रहा होता है, ठीक है। बस इतना याद रख लें। साथ ही पैटिक सिस्ट भी बनवा सकता है, ये माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स भी करवा देता होता है। म्यूटेशन किसके अंदर होती है, हमारे APK-D1 जीन के अंदर और APK-D2 जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही होती है, ठीक है। ये टॉपिक रट्टा था, इसको एक दफा बेशक ऊपर से रीड कर लीजिएगा, ये है रट्टा ही, इसमें कोई कॉन्सेप्ट पीछे कोई नहीं है। हाँ जी, समझ आ गई। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है, शाबाश, तो आपने बताना है जो इसके अंदर बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है। और अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है, हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसका, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिटी स्कैन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी प्लैब में एमसीक्यूज है, मैं भी अभी ये वाला शेयर कर दूंगा आपको ना, कि सिटी स्कैन इसके अंदर करना होता है। अगर इसके अंदर अगर वो ट्रीटमेंट प्लान पूछे तो क्या बताना है, हाँ जी। अगर तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे, आपने बताना है इसके अंदर हम रेनल ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सिस्ट बन गई है इसके अंदर, तो हमारे पास हल कोई नहीं है। अगर शुरू में अगर पूछा जाए कि क्या ट्रीटमेंट करना है, आपने बताना है इसके अंदर डी रूफिंग कर देंगे। अब डी रूफिंग पता क्या होता है, सिस्ट को रिमूव कर देंगे। लेकिन इस पेशेंट के अंदर इतनी ज्यादा सिस्ट होती है कि अब आप सिस्ट रिमूव करने लगोगे ना तो सारी किडनी रिमूव हो जाएगी उसकी। इसीलिए क्या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है इसके अंदर, रेनल ट्रांसप्लांट करते होते हैं। हाँ जी, समझ आ गया। बाकियों को भी आ गया है, नहीं आया तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ओके, एक मिनट यार।
अच्छा, क्या कह रही हैं आप? क्वेश्चन क्या है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन? अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन में अगर आपसे पूछा था ना कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है, तो आपने बताना हम इसके अंदर अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, फिर आपने इसका आंसर देना सिटी स्कैन। इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पूछी जाए, आप इसके अंदर लिख लें हम इसके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। अब जेनेटिक टेस्टिंग में हम क्या देखेंगे? वो जो मैंने आपको जीन्स की म्यूटेशन लिखवाई थी, PKD1 और PKD2, वो देखेंगे वो म्यूटेटेड तो नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे इस पेशेंट के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेरी एनोरिज्म हो सकता है। तो बेरी एनोरिज्म को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम MRI करते होते हैं। तो इसके अंदर हम MRI भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। काफी है इतनी इन्वेस्टिगेशन। या अगर आप अपने फर्दर डिटेल में जाना और, तो वो भाई वो जिस चीज को इन्वॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो लीवर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो आप उसका भी अल्ट्रासाउंड कर लें। ठीक है। हाइपरटेंशन हो रही है तो आप ब्लड प्रेशर साथ चेक कर लें, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर लें कंप्लीट, उससे कवर हो जाएगा। ठीक है। जिस जिस चीज को इन्वॉल्व कर रहा है, MRI है तो ब्रेन के लिए कर रहे हैं हम इनिशियल, वैसे एब्डोमेन के लिए अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन आए वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आता है क्या है, आपने बताना सिटी स्कैन। ठीक है बस। साथ तो लिख देगा, अगर उसमें वैसे इसमें से क्वेश्चन पूछना होगा वो लिख देगा पेशेंट को हाइपरटेंशन है, साथ लिख देगा बेरी एनोरिज्म है उसको, साथ लिख देगा उसका हिमाचूरी और फ्लैंक रीजन पे पेन है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपने बताना है जब भी ब्रेन और किडनी का जिक्र एक साथ इकट्ठे आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई सिस्ट बन रही है, उसकी वजह से मसला हो रहा है। ब्रेन का इशू प्लस किडनी का, कहीं पे भी आ जाए, आपने कहीं पे और नहीं पढ़ा होगा, तो आंखें बंद करके इसका क्या लगाना है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को इशू है। ठीक है। अच्छा, आगे जो टॉपिक स्टार्ट करें वो है जी हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर कीजिएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस से समझ क्या आ रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है आप लोगों को हाइड्रोनेफ्रोसिस? कि फ्लूइड आपके जब किडनी में इकट्ठा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन की कलेक्शन हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल रहे होते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल रहे होते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो आपकी ना डायलिटेशन हो जानी किसकी, रेनल पेल्विस की, इसको भी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अब आपको पता है जब फ्लूइड आगे पास नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको पोस्ट रेनल पढ़ाया था कि बिनाइन पॉस्ट हाइपरप्लेजिया की वजह से उसकी यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, जो यूरिन होगा वो आगे ब्लैडर से यूरिथ्रा में नहीं जाएगा, वो वापस किडनी की तरफ जाएगा। जब वो वापस किडनी की तरफ जाएगा, वो किडनी को डैमेज करेगा, उसके अंदर क्या करवा देगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देगा। ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है। ठीक है। ये अब इसमें कॉजेज लिखें कि ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देती हैं। देखें, एक होती है एक्स्ट्राम्यूरल कॉज, मतलब कि आउटसाइड कोई इशू है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इर्द गिर्द कोई मसला है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है। इसके अंदर दूसरी होती है इंट्राम्यूरल। तीसरी इसमें पता क्या होती है, हमारी कोई ना कोई कंजेनाइटल इशू होता है। ठीक है। ऐसे ही आपने याद करना, बेशक अपनी बुक पे ऐसे ही लिख लें। एक्स्ट्रा म्यूरल में पूछा जाए, आपने बताना कोई ना कोई ट्यूमर की वजह से आपके जो यूरिटर है ना वो कंप्रेस कर रहे हैं। कौन सा ट्यूमर मैंने पढ़ाया था आपको? प्रोस्टेट कार्सिनोमा पढ़ाया था। जब भी प्रोस्टेट का उसके अंदर कार्सिनोमा होगा, वो कंप्रेस कर देगा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो साथ पड़े हुए हैं, यूरेटर को कंप्रेस कर देगा। जब वो यूरेटर को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं हो जाएगी, यूरिन तो आगे जा नहीं रहा, तो बैक फ्लो किडनी की तरफ मारेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। इंट्राम्यूरल के अंदर लिख लें, उसके अंदर क्या होगा, पेल्विको यूरेट्रल जंक्शन का मसला होगा। ठीक है। पेल्विको यूरेट्रल जंक्शन का मसला हो सकता है, या पेशेंट के अंदर क्या है, यूरेट्रल स्ट्रक्चर है, मतलब कि वैसी ओवरऑल ही हार्डनिंग है यूरेटर के अंदर, वो भी क्या करवा देगी, आगे जाने नहीं देगी किसको, यूरिन को। तीसरी कॉज इसके अंदर क्या हो सकती है, लिख लें कोई ना कोई कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर है। जब भी कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर होगा, अगेन मसला वही होगा, यूरिन ही बाहर ही निकलेगा। जब यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, वो बैक फ्लो मारेगा। जब वो बैक फ्लो मारेगा तो क्या करेगा, जाके किडनी को डैमेज नहीं करेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं करवा देगा उस पेशेंट के अंदर। इंट्राम्यूरल। शाबाश। एक दफा रिपीट कर दूं? अच्छा, देखें, मैंने इसके अंदर क्या बताया, एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेज बताई, मतलब कि कोई ना कोई आउटसाइड मसला है और वो कंप्रेस कर रहे हैं किसको, यूरेटर को या किडनी को। आउटसाइड में क्या हो सकता है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा क्या करता है,
हमेशा याद रखना है कि जो पीछे साथ इसके यूरेटर पड़ा होता है उसको कंप्रेस कर देता है। जब यूरेटर को कंप्रेस करेगा तो इसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो सकेगा, ब्लैडर में जाएगा नहीं। जब यूरिन ब्लैडर में नहीं जाएगा तो वो वापस किस तरफ जाएगा? वापस वो किडनी की तरफ जाएगा। जब वापस किडनी की तरफ जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं करवा देगा? तो भाई वो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देगा। दूसरे इसके अंदर आपको ये बताइए कि कोई ना कोई इंट्राम्यूरल इशू है, मतलब कि इसके अंदर पेल्विको यूरेट्रल जंक्शन का इशू हो सकता है, या मतलब यूरेटर के अंदर कोई ना कोई मसला आ रहा है, यूरेट्रल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या कोई ना कोई क्या है कि ब्लैडर का कार्सिनोमा या इसका यूरेटर का कार्सिनोमा है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर सही तरह जाएगा नहीं। जब ब्लैडर के अंदर सही तरह जाएगा नहीं तो भाई यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, एन्यूरिया हो जाएगा, वो वापस किडनी के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बस अभी यही बताया। तीसरा इसके अंदर मैंने आपको कोंजेनिटल बताया था। चौथा इसके अंदर लिख लें कि इंट्रा ल्यूमिनल। अब ल्यूमिन के अंदर मसला, फॉर एग्जांपल एक ये रन कर रहा है यूरेटर ना, अब इसके यहाँ अंदर इशू है। अब अंदर इशू क्या हो सकता है? अगर किसी को भाई यूरेटेरिक स्टोन हो गया है, ठीक है, जब यूरेटेरिक स्टोन होगा तो यहाँ से यूरिन पास नहीं कर सकेगा। जब यूरिन पास नहीं करेगा तो यूरिन कहाँ का आएगा? वो ज्यादा से ज्यादा किडनी में कलेक्ट होगा, किडनी में जाकर स्टेसिस करेगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा देगा उस पेशेंट के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गई? ओके जी, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गई। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो ऐसे कौन कौन से फीचर है उसके अंदर जो आ सकते हैं? हमेशा इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पे क्वेश्चन पिक होता है, बाकी तो ये सब में ही हम देखते हैं ये वाले फीचर। फ्लैंक रीजन पे क्या होगी? इसकी पेन। अब आपको पता है किडनी का इशू है, फ्लैंक रीजन पे तो पेन होनी होनी है, नंबर वन। सेकंड, इसके अंदर क्या होगा? हम मैस देखेंगे, ठीक है, किस रीजन पे? मैस फ्लैंक रीजन पे देखेंगे, ये लिख लें। तीसरा इसके अंदर पता क्या होगा? एन यूरिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एन यूरिया होगा। एन यूरिया कब होगा? कि जब आपके बाईलेटरल इशू हो, ठीक है, दोनों किडनी का मसला आ रहा हो, तब एन यूरिया होता है, ठीक है। यूनिलेटरल पे कभी एन यूरिया नहीं होता, यूनिलेटरल पे हमेशा ओलिगो यूरिया हो रहा होता है, क्योंकि आपका जो एक यूरेटर है, एक वो होती किडनी, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही होती है, दूसरी साइड पे मसला हो तो क्या होता है? ओलिगो यूरिया करवा देगा। जब भी एन यूरिया आए ना क्वेश्चन में, इसका मतलब ये होता है कि दोनों साइड पे इशू हो रहा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा पता एग्जामिनर इसके अंदर क्या लिखता है? जो आपकी प्रोक्सिमल साइड होती है ना किडनी की, ठीक है, प्रोक्सिमली क्या करती है? किडनी डायलेटेड नजर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता होता है। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल ये किडनी थी ऐसे करके, ये इसका क्या पड़ा था? यूरेटर पड़ा है, और ये आगे ऐसे ब्लैडर पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्या हुई, ये देखें, ऑब्स्ट्रक्शन होगी यहाँ पे यूरिटेरिक लेवल पे, तो क्या करेगा? जो यूरिन होगा वो बैक फ्लो नहीं मारेगा। जब यूरिन ज्यादा से ज्यादा बैक फ्लो मारेगा तो इसको जाके डायलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो ये लिखेगा कि जो प्रॉक्सिमल साइट है वो डायलेट कर चुकी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। एग्जामिनर जरूर ये क्वेश्चन में लिखता होता है कि जो प्रॉक्सिमल साइड है वो उसकी डायलेटेड है, आगे से उसकी क्या है कि यूरिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो आपने आंखें बंद करके इसका आंसर हाइड्रोनेफ्रोसिस लगाना है। ये एक पॉइंट है जिससे आप हाइड्रोनेफ्रोसिस को, एमसीक्यूज को टिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉक्सिमली होती है वो क्या कर जाती है? डायलेट कर जाती है। रीजन बता दी कि यूरिन वहां पे एक्यूमुलेट होता है, जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, इसीलिए वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। ये इसका पेट फीचर था, याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है? शाबाश, मुझे बताते हैं, क्या हम इस पेशेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं? नंबर वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे? मैंने बताया कि यूरेटेरिक स्टोन की वजह से भी क्या होता है कि आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, तो इसीलिए क्या करेंगे? इसके अंदर क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है। अगर हमें ना नजर आया उसको अंदर स्टोन कोई ना कोई, तो फिर हम क्या करेंगे? सिटी स्कैन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इंट्रावेनस यूरिथ्रोग्राम करेंगे। अब इंट्रावेनस यूरिथ्रोग्राम पता क्या होता है? बाहर से आपने इसके अंदर कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट की, ठीक है। जब वो आपके किडनी पे के लेवल पे जाएगी, साथ आप इसके एक्सरे कर रहे होंगे, वो क्या करेगी? ब्राइट इन नेचर हो जाएगी। जब वो ब्राइट इन नेचर हो जाएगी तो आपको जितना भी अंदर का प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे? आईवीयू करेंगे, ये भी याद रख लें। वही अगर इससे पूछा जाए कि भाई इसके अंदर बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, वो अल्ट्रासाउंड या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना सिटी स्कैनिंग है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर, अब देखें ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर करेंगे, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है तो हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर तो बच्चों हमेशा याद रखना है, अगर तो उसका प्रोस्टेट कार्सिनोमा की वजह से मसला हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे?
प्रोस्टेक्टमी कर देंगे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसका क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ना कोई स्टोन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, यूरिटारिक स्टोन की वजह से उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो हम इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, स्टोन को रिमूव नहीं करेंगे, हाँ जी, लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये करेंगे। तीसरा, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो रहा है, बीपीएच की वजह से भी आपको यूरेटर कंप्रेस ही होता है ना, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसके अंदर प्रोस्टेट को रिमूव करेंगे, या क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर हम इसके अंदर एक ड्रग देते थे, याद है किसी को, बीपीएच के अंदर अल्फा ब्लॉकर देंगे, ठीक है, ताकि उसके क्या करे, कौन सी ड्रग देते थे इसके अंदर बीपीएच वाले पेशेंट के अंदर, जी टैमसिलोसिन देंगे, अल्फा ब्लॉकर इसके अंदर, ठीक है, वही देंगे। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना होता, ये नहीं होती कि किडनी रिमूव कर दें, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर उसकी किडनी को रिमूव कर देंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस में से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके क्लियर। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में और लिख लें कि यार इसके अंदर यूरिन की स्टेसिस तो ज्यादा से ज्यादा हुई होती है ना, तो हम ऐसे क्या काम करेंगे कि जिसकी वजह से इसके यूरिन को बाहर निकाल सकें, तो आपने लिखना है कि इसके अंदर फॉलिस डालेंगे, ठीक है, साथ इसके अंदर हम क्या करेंगे, सुपरा प्यूबिक या कैथेटर डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या उसको थोड़ी बहुत देर के लिए रिलीफ तो मिले, उसका यूरिन तो पास हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉलिस और कैथेटर वगैरह इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, वट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो आपने बताना है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले बताना है कि जी हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हाइपरटेंशन क्यों होगा, किसी को पता है? शाबाश। यार ये आपको मैंने कब बताया था भला, पोस्ट रेनल में भी बताया था। थोड़ा सा दिमाग को यूज करो, माइंड को यूज करो, ये आपको पता है हाइपरटेंशन क्यों होगी इसके अंदर, थोड़ा सा। यार देखो मेरी बात सुनो, जब फ्लूइड की रिटेंशन, ज्यादा से ज्यादा यूरिन की रिटेंशन होगी किडनी के अंदर, ठीक है, बैक फ्लो मार रहा है, जब वो बैक फ्लो मारेगा, मैंने आपको बताया था इस पेशेंट के अंदर जीएफआर कम हो जाएगा, याद आया कि नहीं आया, रेनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। जब ये दोनों चीजें कम होगी तो भाई आपका रेनल रिलीज नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, तो जितना रेनल रिलीज होगा उस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होगी, कॉमन सेंस वाली बात थी। समझ आई कि कोई नहीं आई? ओके जी, अगर समझ में आ गई। और इस पेशेंट के अंदर पता क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। अब आपको पता है कि यूरिन एजा क्या है, उसके अंदर टॉक्सिक मेट वो सब्सटेंसेस होते हैं, इसी वजह से क्या होगा, सेप्सिस हो जाएगा, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस को ट्रीट ना किया तो इसकी वजह से क्या होगा, सीकेडी हो जाएगा, क्रोनिक किडनी फेलियर होगा इस पेशेंट के अंदर, किडनी अपना काम करना ही छोड़ देगी। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो फिर क्या करेंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर को हम ऐसे ड्रग देंगे जो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो। अब वो कौन से ड्रग हैं, याद आया जो मैंने आपको कहा था कि पैरासिम्पथेटिक एंटीकोलिनर्जिक मैंने बताया था कि देते हैं, उसके अंदर इसके अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे, जो क्या करेंगे, डिट्रोजर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ताकि यूरिन पास कर सके। अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, ब्लैडर का मसला है, अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैथेटर डाल देंगे, अगर बीपीएच का मसला है तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है बीपीएच में से, स्टोन में से, इसके अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में से, बेशक पूछ ले, वरना छुट्टी करें। ओके। अच्छा यार, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में आपकी स्टेप टू सी की बुक पे ये भी बात लिखी है कि इस पेशेंट के अंदर मैंने आपको बताया डी रूफिंग करेंगे, साथ ही इस पेशेंट के अंदर आप लिख लें कि अगर इसको ठीक ना किया तो ये सीकेडी भी करवा सकता है आपका। उसने कहा कि इसका जो ट्रीटमेंट वो है, प्लान है, वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, शुरू में डायलिसिस करेंगे, अगर उससे फर्क ना पड़ा तो रेनल ट्रांसप्लांट कर देंगे, वही बातें उसने सारी वहीं पे लिखी हुई है, ठीक है, बाकी सारी वही बातें लिखी हुई है। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, बात उसमें समझ में आई तो बेशक वो पूछ लीजिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।